हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? हाँ तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी तो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, तो एक टेस्ट भी हो जाना चाहिए। तो टेस्ट, और भी विषय का टेस्ट आप लोग दे ही रहे हो, हिंदी का भी टेस्ट हम लोग आप लोग देंगे। इसका समय निर्धारित किए हैं 26 तारीख को, 26 ट्यूसडे, याद रखोगे आप लोग। और व्याकरण से टेस्ट दोगे, उसका पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है भाषा और विचार, या भाषा और व्याकरण भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो भाषा विचार या भाषा और व्याकरण, उसी पार्ट से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी को टेस्ट देना अनिवार्य है। हो सकता है कि ये आपका पीरियोडिक 1 हो, और ये भी हो सकता है कि यही मार्क्स आपको ऐड किया जाए, इसलिए आप सभी को टेस्ट देना अनिवार्य है। तो अब आज हम लोग शुरू करते हैं आगे पढ़ना। आगे हम लोग अब बसंत की पढ़ाई करेंगे। व्याकरण का 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, भाषा और विचार और वर्ण विचार। आज हम लोग पढ़ेंगे वसंत का 3रा पार्ट, बस की यात्रा। आपको एक चित्र दिखता होगा, आप तो पहचान ही गए होंगे कि ये बस है। आपको पता है ये बस देखकर लग रहा होगा कि बस किस हालत में है। देख ही रहे होंगे, टूटी फूटी हुई बस है। लेखक ने ऐसी बस में यात्रा की है, ऐसी ही टूटी फूटी बस में यात्रा की है, और उन्होंने अपना ये अनुभव एक व्यंग के माध्यम से इस पाठ में लिखा है, लेख के रूप में लिखा है। तो व्यंग क्या होता है बच्चों? व्यंग आप जानते हो, व्यंग क्या होता है? ये अगर पूछा जाए कि बस की यात्रा पाठ की विधा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये इसकी विधा व्यंग है। व्यंग विधा में ये पाठ लिखा गया है। व्यंग होता क्या है? सीधा बात को उल्टा बोलना, उल्टा ही बोलना। जैसे कभी कभी कक्षा में मैं आप लोगों को बोल देती हूँ, कोई बच्चा मान लो कॉपी नहीं लाया, मिस नॉट ब्रॉट कॉपी, मैं क्या बोलती हूँ, कभी कभी ऐसा मैं बोल देती हूँ कि हाँ कभी मत लाना। तो क्या मैं ये बोलती हूँ कि तुम कभी लाना ही मत? मेरा कहने का मतलब ये होता है कि तुमको कॉपी लाना है, लेकिन मैं सीधा उल्टा बोली कि नहीं मत लाना। इसी को व्यंग कहते हैं, माने सीधा ही उल्टा बोल देना। और अलंकार के रूप में अगर और आगे तुम जाकर देखोगे कि क्या होता है, तो यही समझ लो कि वक्रोक्ति अलंकार, उल्टा करके बोलना। ठीक है, खैर आप उतना ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप जब 9th 10th क्लास में जाओगे तब अलंकार पढ़ोगे। इसलिए अब हम लोग यहीं से पाठ प्रारंभ करते हैं। लेखक के 5 मित्रों ने ये मिलकर तय किया कि हम लोग पन्ना से बस से सतना चलते हैं, और इसी कंपनी की बस फिर से मिल जाएगी जो हमको कहाँ पहुँचा देगी, जबलपुर की ट्रेन मिला देगी। हम लोग ये सोच के चलते हैं ना कि इस बस से कितना दूर तक पहुँचेंगे, और वहाँ से हमको कहीं और जाना होता है, तो वो ट्रेन हमको उस बस से मिल जाएगी। तो ये समझकर उन लोगों ने शाम की वाली बस से जाना जरूरी समझा, और शाम वाली बस से, और लोगों ने क्या, लेकिन लोगों ने ये सलाह दी कि आप लोग शाम वाली बस से जा रहे हो तो क्या है, जाना ठीक नहीं है, सफ़र नहीं करते। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों सफ़र नहीं करते, रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बस ही डाकिन है। मतलब डाकू मिलते हैं कि नहीं? डाकू क्या, डाकू पुलिंग है, और बस को क्या बोला गया है, डाकिन है। यानी कि बस क्या होता है, बस क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए डाकिन कहा गया है। और डाकू क्या करते हैं? डाकू अगर रास्ते में मिल जाए तो बस रोककर क्या करते हैं, छीनते हैं, सामान छीनते हैं, लूटते हैं। और बस को भी डाकिन कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि हो सकता है इतनी टूटी फूटी, इतनी खराब अवस्था में बस है कि आप रास्ता कर रहे हो तो पता नहीं आपके प्राण भी बचे कि नहीं बचे, या बस का एक्सीडेंट हो जाए, या बस रुक जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसा कहा गया है।
लेखक को तो जैसे उन्होंने बस देखा तो बस को देखकर श्रद्धा उमड़ गई। खूब वयोवृद्ध, वयोवृद्ध मतलब क्या होता है, अब वृद्ध थे, बूढ़ा बूढ़ी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि इस बस में सफ़र नहीं करना चाहिए। क्यों? इस बस पे सवार होने से बस को क्या होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगी, इसलिए ये तो सिर्फ पूजा के योग्य है, इसका पूजा करना चाहिए, इसमें बैठना नहीं चाहिए। जैसे कि घर में वृद्ध महिलाएं क्या करती हैं, उन पर ज़्यादा काम नहीं दिया जाता है, उनको आराम करना ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि जीवन भर काम कर कर के वो थक गई हैं। उसी प्रकार बस भी पता नहीं कितने सालों से चलते 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 इतनी थक गई है कि अब लेखक को लग रहा है उसमें सफ़र नहीं करना चाहिए, उसे आराम देना चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है, तो बोले क्यों नहीं चलती है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? जी हाँ, कैसे चलेगी? तो लेकिन लेखक को देख कर लगा कि इस हालत में जो बस है वो कभी चलेगी, ये चल ही नहीं सकती है। लेकिन बस हिस्सेदार साहब ने कहा कि ये ज़रूर चलेगी, और कैसे नहीं चलेगी, ज़रूर चलेगी, अपने आप चलेगी। और फिर उनके एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि अरे डरो मत भाई, ये बहुत अनुभवी है। अनुभवी मतलब पहले ही मैं आपको बता दी, वयोवृद्ध, वृद्ध है, यानी कि ये नई नवेली नहीं है, नई बस आज की आज नहीं आई है, इसको बहुत दिनों का अनुभव है, तो ये कभी धोखा नहीं दे सकते, बहुत विश्वसनीय है। अनुभव क्या होता है, अनुभवी व्यक्ति जो होता है जल्दी गलती नहीं करता है, इसलिए इसका तुलना क्या किया है, अनुभवी से है, यानी बहुत पुरानी है तो अनुभवी ही है। अब हम लोग लेखक और उनके मित्र बस में तो बैठ गए, लेकिन जो लोग उनको बिठाने आए थे, छोड़ने आए थे, उनको लग रहा था कि अब क्या होगा, ये शायद हमारी अंतिम ही यात्रा है और लोग अंतिम विदा दे रहे हों, और ऐसा कह रहे हों जैसे कि आना जाना तो लगा ही रहेगा, आया है सो तो जाएगा ही, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चढ़े दूजा चले, दूजा बंदे जंजीर, वही वाला बात, वही वाला या क्या है, लोकोक्ति है। ये यहाँ जो आया है इस धरती पर वो जाएगा, इसलिए आप लोग अब चिंता मत कीजिए, आराम से बैठ ही गए हैं तो आराम से जाइए। और जैसे ही वो लोग बस में बैठे, बस स्टार्ट हो गई। बस का ये हालत था कि उसकी सारे खिड़की के कांच जो हैं टूट चुके थे। तो क्या हुआ, कांच टूटे हुए थे, कुछ खिड़की में ही लगे हुए थे, तो सब भी क्या किए, खिड़की से थोड़ी दूर दूर सरक कर बैठ गए और अपने आप को बचाते हुए वो बिल्कुल बीच में आकर, सीट के बीच में आकर बैठ गए। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था उनको जैसे कि वो इंजन के बीच बैठे हों, वे इंजन में बैठे हैं, या इंजन के ऊपर ही बैठ गए हैं, या इंजन उसके ऊपर बैठ गई है, वे सीट पर है, कहाँ है, क्योंकि बस का एक कोई पार्ट पुर्जा एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। और ऐसा लेखक को प्रतीत होता था कि जरूर ये बस सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया था, तो लेखक को क्या लगता है, उसी असहयोग आंदोलन के समय ये बस सचमुच उस समय शायद ये बस क्या होगी, नई होगी या जवान होगी, और अभी क्या हो गई है, ये बूढ़ी हो गई है। और अच्छा ये बताओ कि लेखक ने इसका असहयोग आंदोलन से ही तुलना क्यों किया, उसके पीछे भी बस की तुलना, और उस समय और भी कई गतिविधियां हुई होंगी, लेकिन उन सब को छोड़कर असहयोग आंदोलन से ही तुलना इसलिए की क्योंकि गाड़ी का भी कोई पार्ट पुर्जा क्या कर रहा था, एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। और कभी क्या होता था, कभी लगता था कि सीट आगे चली जा रही है, कभी लगता था कि गाड़ी कहीं और जा रही है, और फिर क्या हुआ, एकाएक चलते चलते गाड़ी रुक गई। पता लगा
कि गाड़ी के पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर लाया और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि हिस्सेदार साहब क्या करेंगे, इंजन को अपनी गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल उसको पिलाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ क्या हुआ, इंजन का तुलना एक छोटे बच्चे से किया गया। क्या हुआ, अब ये एक निर्जीव चीज का तुलना एक सजीव चीज से किया गया। आप तो 8, 9th 10th क्लास में जाकर अलंकार पढ़ोगे ही। यहाँ एक अलंकार का प्रयोग किया गया, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव वस्तु से की गई है। तो जहाँ निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव वस्तु से की जाती है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उसके बाद बस का रफ्तार अब 15-20 मील ही रह गई थी और कुछ हिस्से पर लेखक को लग तो रहा था कि अब क्या होगा, अब बस ठीक ठाक चलेगी। चल रही थी बस और सारे प्रकृति भी बड़े सुहावने लग रहे थे, दृश्य अच्छा लग रहा था, पेड़। लेकिन इतने डर गए थे वो लोग, इतने डर गए थे कि वो पेड़ जब दिखता था लेखक को तो लगता था कि वो कौन है, उनका दुश्मन है। क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि बस ड्राइवर का बस पर नियंत्रण नहीं था। वो किसी प्रकार और सड़क के किनारे पेड़ तो लगे ही होते हैं, वो किसी प्रकार एक पेड़ से बचता था तो दूसरा पेड़ सामने आ जाता था। तो लेखक को लगता था कि अरे एक से तो किसी प्रकार बचे तो दूसरा आ गया, यानी कि हर पेड़ उसको अपना दुश्मन लग रहा था। और एकाएक बस रुकी और क्या हो गया, और रुकी तो हिस्सेदार साहब ने कहा कि नहीं नहीं, बस तो बहुत अच्छी चल रही थी जी, बस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इत्तेफाक है, इत्तेफाक से बस रुक गई। अब आप बता सकते हो कि ड्राइवर हिस्सेदार साहब जानते हुए भी बस में सफ़र क्यों कर रहे थे? इस बस में सफ़र वो क्यों कर रहे थे, जबकि वो जानते थे कि बस कभी भी धोखा दे सकती है, कभी भी रुक सकती है, फिर भी वो बस से सफ़र कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे क्योंकि लोगों को भरोसा रहे कि बस उनको उनके मंजिल तक पहुंचा देगी। और अब किसी प्रकार बस जो है रेंगती हुई चली जा रही थी और जैसे ही कोई नई बस आती थी पीछे से तो वो किनारे हो जाती थी और ऐसा लग रहा हो, कहती कि बेटी तू चली जा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तो धीरे धीरे ही चलूँगी। और एक पुल पर जाके बस की टायर फट गई और बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर उसकी चाल कम नहीं हुई होती तो शायद वो क्या होता, गिर जाती नीचे खाई में, नदी में, जो भी था वो गिर जाती। और तो पहली बार लेखक को ऐसा लगा, हिस्सेदार के तरफ बड़ी श्रद्धा भाव से देखे। क्यों देखे श्रद्धा भाव से? हिस्सेदार साहब के ये तरफ लेखक श्रद्धा भाव से क्यों देखे? क्योंकि वो जानते थे, उनको लगा कि ये हिस्सेदार साहब तो जानते थे कि बस धोखा देगी, फिर भी वो उस पर बैठकर सफ़र कर रहे हैं। इतना माने बलिदान की भावना, इतना उत्सर्ग की भावना, अगर ऐसी भावना तो क्रांतिकारियों में होनी चाहिए और ऐसे क्रांतिकारियों में होनी चाहिए और जो उन लोगों में होनी चाहिए जिनको प्राण की परवाह न हो और प्राण भी गंवाए तो किसी अच्छे काम के लिए। बस में जा रहे हैं, उनको पता है कि हम बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं, फिर भी वे बस से सफ़र कर रहे थे, शायद यात्रियों को विश्वास दिलाने के लिए। इसलिए लेखक ने उनकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा। और फिर जब बस रुक गई तो उन लोगों ने क्या किया, फिर से ऐसा नहीं क्या तो टायर फट गई तो उन्होंने क्या किया, दूसरा घिसा हुआ ही टायर लाकर फिर लगाया और सोचा कि शायद ये कुछ दूर और चल जाएगी। अब तो इन लोगों को लग रहा था कि उनको उम्मीद कम थी कि वे अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे उनको नहीं पता था।
कि ये लोग कहाँ अब जाएंगे, बस क्या उनको सही मंजिल तक पहुंचा देगी या नहीं पहुंचाएगी या क्या करेगी, वे खुद नहीं समझ पा रहे थे। इन लोगों की बेताबी तनाव बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, उसका ख़त्म ही हो गया। क्योंकि जानते हो बच्चों, जब डर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि डर ही ख़त्म हो जाता है। तो वही बात हुई इन लोगों के साथ। इन लोगों को इतने तनाव में थे, इतने बेताबी में थे, अंत में क्या हुआ, इनका तनाव बेताबी बिल्कुल ख़त्म हो गया और बड़े इत्मीनान से बस में वो बैठ गए और ये समझकर कि शायद ये कहीं भी पहुंचाए, जब जैसा होगा देखा जाएगा। और इन लोगों की सारी चिंता खत्म होती रही और हंसी मजाक करते हुए ये बस में अपनी यात्रा पर चलते ही रहे, चलते ही गए और शायद ये अपने मंजिल तक पहुँचे होंगे। तो इस पाठ के लेखक थे हरिशंकर परसाई जी, जिन्होंने ये व्यंग लिखा। और बच्चों, आपका गृह कार्य यही होगा कि आप इस पाठ को बार बार पढ़िए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।